अब इसमें 100 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कौन सा जो आपका अमेंडमेंट था वो कौन सा सेक्शन से रिलेटेड है। तो जो आपका 80 संशोधन हुआ था, 80 नंबर, वो था आपका रिलेटेड 270 आर्टिकल से। उसके बाद जो 81st अमेंडमेंट हुआ वो आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। जो 82nd अमेंडमेंट हुआ वो आर्टिकल 335 से रिलेटेड है। और जो 83rd अमेंडमेंट हुआ वो आपका 243M से रिलेटेड है। 101 में आ जाइए कि जब स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं तो उच्चतम न्यायालय किसके अधीन आते हैं, तो यह आ जाता है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 102 में देखते हैं 143 के अधीन, 143 जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें कौन कौन से केस में लिया गया, उसका सही सीक्वेंस क्या है। तो इसका सीक्वेंस यही है जिस हिसाब से लिखा है, दिल्ली लॉ अधिनियम का मामला, उसके बाद बेरूबरी में, तीसरा सागर सीमा शुल्क अधिनियम, और चौथा हो जाता है विशेष न्यायालय निर्देश का मामला, विशेष न्यायालय निर्देश का मामला। उसके बाद 103 आ जाइए, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में सही कहा जा सकता है, ऐसा कहना है, ऐसा कहना कि यह न्यायपालिका को उच्च विधायिका का दर्जा प्राप्त प्रदान करने वाला है। इसकी व्याप्ति सीमित है क्योंकि यह विधि द्वारा स्थापित न होकर उचित विधिक प्रक्रिया पर जोर देता है। इसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू एवं निष्पादित करने की न्यायपालिका की क्षमता शामिल है। तो मतलब सभी आ जा रही है, पर संघीय सरकार पद्धति के लिए अवश्य भाम्य, जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन है। 104, जिस कार्य को प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता। जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हो। थ्योरी ऑफ करलेबल लेजिस्लेशन हिंदी में होगा आभासी विधायन के सिद्धांत से। 105 में आ जाइए, स्टेटमेंट है, रीजन है, परिसंघ यानी फेडरल में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। रीजन, विधान किसी अन्य विधानमंडल को दिए गए विषय का अनुषंगिक रूप से अतिक्रमण करने के कारण ही विधि विरुद्ध नहीं हो जाता है। तो आंसर इज ए कि सही है कि भाई थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट हो गया तो इस वजह से बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा जब तक बिल्कुल एसेंशियली आप नहीं कवर करिएगा। 106 कि आर्टिकल 301 जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य एवं समागम अबाध होने की घोषणा करता है। कारण, राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। सही है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ना 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय आपात के संबंध में सही नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या गलत है। डी, राष्ट्रपति सिविल सर्वेंट का वेतन घटा सकता है परंतु न्यायाधीश का नहीं, ये गलत है। 108, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधान बना सकता है। कब? यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि बनाए। यानी आपकी जो राज्यसभा है उसके 2/3 मेंबर ये पास कर दें कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में इस पर लॉ बनाना जरूरी है जो कि स्टेट सब्जेक्ट पे है, तो बना सकता है पार्लियामेंट। 109, योजना आयोग क्या है। ये एक वैधानिक निकाय है। 110 उन विषयों जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं है उस पर विधान बनाने का अधिकार हो जाता है संघीय संसद को। 111, भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान में संशोधन पारित होना चाहिए, तो ये होता है साधारण बहुमत से। 112, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहता है। ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को पुष्ट करता है और संसद इस शक्ति के अधीन इस रीत शक्ति को निरपेक्ष शक्ति में नहीं बदल सकता है। ठीक है, संसद में संशोधन की शक्ति जिसमें संवैधानिक संशोधन भी सम्मिलित है न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे से बाहर नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू भी इसका अलाउ होगा। तो ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स का केस। 113 आ जाता है, वित्त आयोग का राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्षों में। तो ये आपका जो फाइनेंस कमीशन होगा ये आपका 5 वर्षों में होगा। 114, संविधान पीठ के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम कितने न्यायाधीशों को साथ बैठना होता है। तो आंसर इज बी 5। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित है लेकिन वह अन्य जगह बैठ सकती है अगर मतलब न्यायाधीश बहुमत से ऐसा तय करे, राष्ट्रपति ऐसा आदेश करे या संसद ऐसा आदेश करे।
116 उच्चतम न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है। इससे तात्पर्य यह है कि उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय अभिलिखित होते हैं। गलत। उच्चतम न्यायालय के सभी कथन बाध्यकारी विधि हैं। सही। इसे अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति है। सी, दोनों। किसके संविधान से भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना ली गई है? तो ये हो जाता है यूएसए। भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? आंसर इज 5। पुरुष परिभाषित है सेक्शन 10 में। आईपीसी सेक्शन 1860 की सेक्शन 1 में क्या है? अपराध की संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से कमेंसमेंट टाइटल एक्सटेंट है। 121 ए ने कंप्यूटर पर जाली इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाकर उस दस्तावेज के आधार पर माल प्राप्त किया है। ए ने कौन सा अपराध कारित किया है? तो ये है छल का। 122 आईपीसी 1860 में सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? तो ये मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। 123 निम्नलिखित में किस प्रकरण में प्रिवी काउंसिल ने सामान्य आशय और सामान्य आशय के मध्य अंतर स्थापित किया था? ये महबूब शाह वर्सेस एम्परर था। 124 न्यायालय का एक ऑफिसर वाई को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि जेड वाई है, जेड को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ तो 76 में उसको डिफेंस मिल जाएगा और उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 125 में आ जाइए कि ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में चोरी नहीं करते हैं। उन्होंने अपराध किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, क्योंकि वहाँ पे एक्ट होना जरूरी नहीं है। 126 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, भारतीय दंड संहिता ये जाएगी 121 में। 9 आईपीसी के अधीन बलवा करने के लिए दंड है कितने का? 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 128 ए जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उसको पेश करने का साक्ष्य लोप करता है। ए ने भारतीय आईपीसी में कौन सा ऑफेंस किया? ये है 175 में, जब उसको प्रेजेंट करना था और वो नहीं कर रहा है। 129 झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना आईपीसी के किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो ये 195 ए में आ जाएगा। 130 ए बी को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है, बी डूब जाता है। ए ने क्या अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया है। 131 ए ने जेट को एक चार दीवारी में ले जाकर ताला लगा दिया। ए दोषी है सदोष परिरोध का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। 132 ए एक हिंसक कुत्ते की मुखबंधन इस आशय से या यह संभावत जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा बी को यह विश्वास हो जाए कि वह बी पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। ए दोषी है हमले का। 133 भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा ठग को परिभाषित करती है? तो ये है सेक्शन 310। क्वेश्चन नंबर 134 आईपीसी के सेक्शन 230 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सिक्का है 230 के हिसाब से? तो ये होगा फर्रुखाबाद रुपया, उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। 135 गंभीर और अचानक प्रकोपन है, ये क्या है? ये एक तथ्य का प्रश्न है। 136 आपराधिक न्यायभंग किस धारा के अधीन परिभाषित है? तो ये हो जाता है आपका 405 में। 137 आ जाइए, इसमें केस के बारे में है। तो पहला विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के संबंध में, तो इसका ये केस के नाम दिए गए हैं और कौन किससे रिलेटेड कर रहा है। एक विकृत चित्तता प्रतिरक्षा के रूप में, फिर सामान्य आशय, आवश्यकता, गंभीर और अचानक प्रकोपन में, और फिर केस के नाम है जैसे एम्परर वर्सेस वीरेंद्र कुमार घोष, आर बनाम वर्सेस मैकनॉटन, राज्य बनाम नानावटी, और आर बनाम डूडे वर्सेस स्टेफेंस। तो आपका स्टेफेंस तो हो जाता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी हो जाता है। नानावटी हो जाता है आपका गंभीर और अचानक प्रकोपन हो जाता है। 138 आईपीसी की कौन सी धारा बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो सेक्शन 209। 139 एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से किया गया मैथुन बलात्कार यदि उसकी एज 15 ईयर से कम है, भारतीय आईपीसी के अधीन चोरी के लिए दंड हो सकेगा
क्या हो सकेगा, 3 वर्ष तक होगा। 141, सुरेश एक गरीब विद्यार्थी है, उसको सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का उपयोग कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए करता है। सुरेश ने कौन सा अपराध किया है, तो ये होगा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। उसके बाद आ जाते हैं 142, भारतीय आईपीसी की कौन सी धारा डकैती को परिभाषित करती है, तो ये होगा सेक्शन 391, ये डकैती को। 9, आईपीसी का अध्याय यानी अध्याय 4 किससे रिलेटेड है, ये होगा आपका साधारण जनरल एक्सेप्शन से, साधारण अपवाद से। 144, आईपीसी के सेक्शन 497 में परिभाषित किया जाता है किसके विरुद्ध होने वाला एक अपराध, बी पति। 145, नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। सो द आंसर इज राजद्रोह के लिए। 146, सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए प्रदीप को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से प्रदीप के घर को जलाने की धमकी जयराम देता है। जयराम ने कौन सा अपराध किया है, आपराधिक अभित्रास का। तो मतलब कोई सिविल सूट है, उससे बचने के लिए एक बंदा जो आपका एक्यूज्ड है वो उस पर उसको डरा रहा है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे एविडेंसेस वगैरह कुछ भी देने, तो ये हो जाएगा आपराधिक अभित्रास। 147, आईपीसी सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग विधि विरुद्ध जमाव के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाती है 5। 148, आईपीसी में कौन सा अध्याय अपराधों को करने के प्रयत्नों से संबंधित है, तो ये हो जाता है सेक्शन अभ्यास 23, चैप्टर 23। 149, आईपीसी की कौन सी धारा संपत्ति चिन्ह से संबंधित है, तो ये हो जाता है 479। और 150 हो जाता है, इसे आपको मैच कराना होगा केस का नाम और कौन सा किससे रिलेटेड है। तो 4, 3, 1, 2 इसका मैच कर रहा है, तो कीन बनाम मोहित का हो जाएगा आपका उत्प्रेरण। उसके बाद आ जाएगा आर बनाम ऑसबॉर्न का हो जाएगा आपका आपराधिक प्रयत्न। और उसके बाद हो जाएगा ऋषिदेव पांडे बनाम यूपी का हो जाता है आपका सामान्य आशय। और फिर हो जाएगा आर बनाम 3 उत्प्रेरण, चौथा उत्प्रेरण हो जाता है, ये आपको हो जाएगा चित्त विकृति का हो जाएगा। थैंक यू।